अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अब कल सबकी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं, हुकूमत पर भी हैं, जिसने ये ठान ली है कि वो मौजूदा जो बेंच तश्कील हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जो इलेक्शन के मामलात का केस इस वक्त ज़ेर समात है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसका बॉयकॉट करेंगे। और कल इस हवाले से ये भी खबरें हैं कि अटॉर्नी जनरल जाकर अदालत उज़्मा को इस हवाले से जो अपना डिसीजन है, जो PDM इजलास में भी लिया गया, उससे आगाह करेंगे। आप सबको याद दहाने के लिए कि PDM इजलास में ये मुत्तफ़िका फ़ैसला किया गया कि मौजूदा बेंच जो है उसकी जो तश्कील है उस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फुल कोर्ट की डिमांड है। और साथ ही मौलाना फजल रहमान ने जब गुफ्तगू की थी तो उन्होंने ये कहा था कि इस बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग हैं, जिसकी वजह से इसके जो फ़ैसले हैं वो नहीं माने जा सकते। और इससे कबल जो है नवाज शरीफ साहब भी सब कुछ कह चुके हैं, जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके हवाले से भी आप सबके सामने ही है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो वो सड़कों पर आएंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ज़ेर सदारत एक मशावरती इजलास भी हुआ, जो उनकी कानूनी टीम है, जिसमें अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं वो हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, और जो सियासी मामलात हैं, और जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो है यानी ज़ेर समात जो केसेस हैं उसके हवाले से मशावरत की गई। अब जो ये पूरी एक सिचुएशन डेवलप हो रही है, ऐसा लगता है जैसे हुकूमत और अदलिया के बीच में जो टकराव है, जो तसादुम है, वो अब बहुत ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रहा है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमान का तारुफ लूँ, हमारे साथ होंगे वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो इब्तिदा में मैंने कहा और जो सब दो तरीके से नज़रें हैं इस वक्त कल सुप्रीम कोर्ट पर, एक वो जो फैसले आप लोगों ने लिए हैं कि आप लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं इस प्रोसीडिंग का, और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने कहा था कि इत्मीनान रखें कि पीर को उम्मीद का सूरज जो है वो तुलू होगा। ये जो आप लोगों के बॉयकॉट के फैसले हैं, आप नहीं समझते तारड़ साहब इससे जो टकराव की कैफियत है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है और मामलात मज़ीद पेचीदा होते जाएंगे, न कि हल हों? बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा। बात यह है कि इशू टकराव का, हमारे टकराव का नहीं है। इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तकसीम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तनाज़ात मौजूद हैं, आपस की एक मुखालफत मौजूद है, और पिछली 4 हियरिंग से पॉलिटिकल पार्टीज ये इसदा लेके बैठी हैं कि हमें इन प्रोसीडिंग्स में पार्टी बनाया जाए, हमें सुना जाए। मगर पता नहीं क्या मजबूरी है कि चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिनकी पार्लियामान में भी प्रेजेंस है, जिनकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रेलेवेंस बनती है, उनको अभी तक रोस्ट्रम पे आके बोलने का मौका नहीं दिया। अच्छा। हम तो टकराव नहीं चाहते, मगर अगर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए जाएंगे, यानी आज तक तारीख में नहीं हुआ कि एक सीनियर प्यूनी जज के जुडिशल ऑर्डर को रजिस्ट्रार साहब जो हैं एक सर्कुलर के जरिए उसकी नफी कर दें, उसको नेगेट कर दें। यानी ये इतनी डेंजरस बात है कि कल को अगर एग्जेक्टिव चाहे और वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करके जुडिशल ऑर्डर्स की नेगेट करना शुरू कर दे, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है। और देखिए 4-3 के जो मामला हम बार बार कह रहे हैं कि 4-3 की जजमेंट थी ओरिजिनल सुओ मोटो में, जिस केस से इस केस ने जन्म लिया है, तो वो 4-3 की वो 4 जजेस खड़े हैं अपनी जगह पे। वो बरबला कह रहे हैं कि वन मैन शो का उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज इस्तेमाल किए, एक के बाद एक, 9 से बेंच शुरू होके 3 पे आ गया। तहरीक इंसाफ भी ये सही कहती है ना कि यही तो बेंच था, यही तो जज साहिबान थे उस वक्त आपको अच्छे लगते थे, जिसके तहत मौजूदा हुकूमत वजूद में आई है। जब कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उस पर उन्होंने बड़ा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, ये बड़ा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है कि एक आमराना इकदाम से, आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी से एक असेंबली तोड़ी गई जो तोड़ी नहीं जा सकती थी। आइन कहता है कि जब नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर के पास राइट नहीं रहता। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई एहसान नहीं किया हमारे पे, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई फेवर की है, उन्होंने आइन में जो लिखा था उसको इंप्लीमेंट किया। अब एक और ज्यादती क्या की, ये केसेस कभी ना आते जो आज ये सुने जा रहे हैं। आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई है और इन्हीं जजेस की तरफ से की गई है, और आइन को रीराइट किया गया है 2 तरीकों से। जो मुनहरिफ अराकीन थे जिन्होंने वोट कास्ट किए, उनके वोट गिनती में शुमार नहीं किए गए। अब गिनती में शुमार करना किस आइन में लिखा है कि वो गिनती में शुमार नहीं होंगे? आप एक शख्स को
एक अमल करने की सजा दे रहे हैं, यू आर पनिशिंग समवन फॉर एन एक्ट, बट उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस खत्म कर रहे हैं कि उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं है। अगर वो वोट गिनती में शुमार नहीं होने तो फिर उनको डी सीट क्यों किया भाई? फिर दूसरी बात यह है कि आइन में लिखा है कि पार्टी हेड ये तय करेगा कि आपने वोट कहां डालना है, किसको डालना है, कब डालना है। आइन कहता है पार्टी हेड। आइन को दोबारा रीराइट ही नहीं जजेस ने किया। अच्छा, और कहा कि जी ये जो पार्टी हेड है ये नहीं होगा, ये पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी। चौधरी शुजात की चिट्ठी को डिसरिगार्ड किया गया। इमरान खान को पंजाब की हुकूमत डिलीवर की गई, ये 2 आइन की शिक्कें वायलेट करके। तो ये हुकूमत मार्जे वजूद आइन की वजह से आई है। अच्छा, तो फिर जिस आइन का आइन ने दिया है, जिस आइन का आप जिक्र कर रहे हैं, माजरत के साथ, जब आप फुल कोर्ट की डिमांड करते हैं तो व्हाट मोर आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द फुल कोर्ट? तारड़ साहब, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना बड़ा वाज़ेह तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है ना, ख्वाहिश के ऊपर नहीं है कि जी हमें सब साथ कराने हैं। तो इसलिए ये भी तो यू हैव टू स्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में देखें ना, अब 2 प्रॉब्लम्स हैं। जो 63A की मैंने बात की, ये नौबत आती ना अगर ये जज साहिबान 63A में वोट डिस्काउंट करके और पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी लीडर डाल के पंजाब की हमारी गवर्नमेंट खत्म करके पंजाब की गवर्नमेंट डिलीवर ना करते पीटीआई को। पहली बात तो ये है। आइन की पहली खिलाफ वर्जी इन्होंने खुद की जब इन्होंने ये 2 स्टेप्स लिए। आगे चलें, आइन का आर्टिकल 224 है जो कहता है कि हर जगह केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि शफाफ इंतखाबात हो सके। बिल्कुल। अब अगर आप देखें कि पंजाब 55% है आपकी आबादी का, और पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं और फेडरल गवर्नमेंट हमारी होती है, हम तो असरअंदाज होंगे किसी ना किसी तरीके से। हम फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, उधर जिसकी भी पंजाब में हुकूमत आती है वो असरअंदाज होगा नेशनल इलेक्शंस के ऊपर। मुल्क की तारीख में कभी अलग-अलग इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 224 आइन का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए ये बात बिल्कुल वाजे है कि आइन की मंशा, आइन की रूह यही है कि बैक वक्त इंतखाबात होंगे। और ये 63A वाला जो सारा फियास्को मैं से कहूंगा, अच्छा, हमने तो नहीं किया, ये जजेस ने किया है। तो अब इस सिचुएशन में 90 दिन में इंतखाबात कैसे मुमकिन है? अच्छा, तो चलें, आप ये कहते हैं कि ना ये 63A होता ना मामलात यहाँ तक पहुँचते। बहरहाल अब जो मामलात जहाँ पर इस वक्त हैं बहुत पेचीदा मामलात हैं। ये भी सवाल फवाद चौधरी साहब उठा चुके हैं कि अगर आप लोगों ने, जैसे इलेक्शन कमीशन कहता है कि 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन कराए जा सकते हैं, तो जो केयर टेकर हुकूमत है पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, वो जो है आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे क्योंकि उसे कंटिन्यू आप नहीं कर सकते। जब 90 दिन ख़त्म हो गए तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि दे सीज टू एग्जिस्ट, 1 more day they exist। इसका मतलब कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो मामलात देखिए किसी भी सूरत इतने आराम से हल नहीं हो सकते। नहीं, बट क्या जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी और केयर टेकर एक्सटेंड हुआ था तो क्या उस केयर टेकर पे आर्टिकल 6 लग गया था? क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आए थे? क्या उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो गई थी? केयर टेकर की कोई लिमिट नहीं है। अगर ऐसी पेचीदा सूरत हाल और आइनी बुरहान पैदा हो तो केयर टेकर तो रहेगा जब तक नए इंतखाबात नहीं होते। वो एक अलग बात है कि ये इंतखाबात अक्टूबर में हो जाने चाहिए, बैक वक्त हो जाने चाहिए। और देखिए जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की भी बात चल रही है कि कुछ हम जो है वो अपनी डेट पीछे कर लें, कुछ वो अपनी डेट आगे ले आएँ, ये तब मुमकिन था अगर साजगार माहौल होता। इसका भी माहौल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से, नहीं, इसका माहौल नहीं है, मतलब ये कि एक मिनट तारड़ साहब, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने कहा ग्रैंड नेशनल डायलॉग का माहौल नहीं है। आपको इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब, असद उमर साहब, ये मुख्तलिफ जमातों से मिल रहे हैं। आई यू सेइंग कि अगर वो आप लोगों से मिलना चाहें तो आप लोग इनकार कर देंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो मिलना चाहेंगे, ना हमारी तरफ ऐसी कोई ख्वाहिश है। जब हम बात करने की ख्वाहिश जाहिर करते थे तो इन्होंने हमें जेलों में भिजवाया, हमें दीवार के साथ लगाया। आज भी जो सियासत है वो इन्हीं का राइज किया हुआ टेम्परेचर है जिसकी वजह से हम आज इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी तो गुंजाइश अब नहीं है। गुंजाइश इस बात की है कि मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन करवाए जाएँ, एक ही वक्त में करवाए जाएं। अब ये मुझे बताएगा तारड़ साहब, ये कल होगा क्या? आप लोग ये कम्युनिकेट करेंगे कि आप बॉयकॉट करते हैं इन प्रोसीडिंग्स का, तो लीगली जरा बताइए ना हमें कि क्या ये प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी? व्हाट विल हैपन? देखिए, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सुना गया, पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल बॉयकॉट करेंगी।
और वो अपनी मारूजात पेश करके दे विल कम आउट फ्रॉम द कोर्ट। मगर जहाँ तक अटॉर्नी जनरल का सवाल है, अटॉर्नी जनरल के बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं। होता यह है कि अटॉर्नी जनरल जैसे ही बोलना शुरू करते हैं उनको कहा जाता है मैं जज्बाती हो गया हूँ, ये मसाइल पैदा हो गए हैं, आप आगे चलें, बाद में आपकी बात सुनते हैं। उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनकी जो सबमिशंस हैं, कंटेंशंस हैं, वो सामने रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये आदत बन गई है कोर्ट की कि वो हर आर्ग्यूमेंट को, हर चीज़ को बुलडोज करके अपनी मर्जी की बात पे आ जाते हैं। तो जब मौका दें किसी को बोलने का, आप मौका दें अपनी सबमिशंस करने का, तो ये सबमिशन सारी होंगी और बताएंगे कि किस तरीके से ये जो बेंच है ये इलीगल है। 4-3 के फैसले के बाद इन प्रोसीडिंग्स का जवाब खत्म हो चुका और ये बिल्कुल बेंच तहलील होके इस मामले को हाई कोर्ट में वापस रेफर होना चाहिए। अब असल मसला जो है, जो यहाँ तक बात पहुंची है, वो इलेक्शंस है। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम हो, वो उनका मामला, उन्होंने किस तरह से अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, जैसे आपने कहा पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें और फिर आगे बात करें। ये फरमाइएगा, इलेक्शंस 8 अक्टूबर का तो कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जाहिर है बातें होती रहती हैं हल्कों में भी कि शायद 8 अक्टूबर को भी ये मुमकिन नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने तो एक शर्त लगाई हुई है ना, जिसमें आपने कहा है कि तराजू के पलवे को बराबर होना होगा। तो अब ज़रा बता दीजिए कि ये इलेक्शंस होंगे 8 अक्टूबर को, नहीं होंगे, किस तरह से आगे चलेगी हुकूमत? क्योंकि मईशत के हवाले से जो खबरें हैं वो तो इंतहाई दिगरगू हैं। तारड़ साहब, आपकी हुकूमत, इसाक डार साहब, मईशत नहीं संभाल पाए हैं, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है इस वक्त। देखिए बात ये है, हम तो एक हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान 2018 में छोड़ के गए थे। 4 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है और इकॉनमी की जो हालात हैं, ये उन्हीं की करामात हैं जो आज इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन इंटरवेंशन सीख कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों को खतूत लिख रहे हैं, IMF की नेगोशिएशन को साबोटाज करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ये कोर्ट का भी इसमें बड़ा रोल है। जैसे ही IMF का मुआहदा तय होता है, इकोनॉमिक कंडीशंस तो इम्प्रूव कर जाएंगी। तो मुझे ये लगता है कि अक्टूबर में इंतखाबात इंशाल्लाह हो पाएंगे और अक्टूबर से ना इंतखाबात आगे जाने चाहिए और ना जाएंगे इंशाल्लाह। और ये तय है कि सारे इंतखाबात एक साथ होना लाजिम है। जी मेरा ख्याल है आइन की भी यही मंशा है, आइन की भी ये रूह है, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि अलग-अलग इंतखाबात हों। हर 5 साल बाद एक नया साइकिल शुरू होगा और उसमें जो हुकूमत में होगा उसको दूसरे के ऊपर फौकियत होगी, वो नेशनल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस और रिग करके हमेशा के लिए वो पावर में रह जाएगा। काश ये सारे मामला पहले तय हो जाते ना। पहले तो आप लोग कहते थे, आपकी जहां हुकूमत है, इमरान खान साहब को कहते थे ना, तहलील कर दीजिए, हम इंतखाबात करा देंगे। अब एक्चुअली उन्होंने आपके कहने पर अमल किया और देखें मामला किस हद तक पेचीदा होते जा रहे हैं। लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड बिकॉज आखिरी कुछ मिनट है। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ नून लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए रेफरेंस पर गौर कर रही है। इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुल्जिम इस पार्टी के फैसले कर रहा है और पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है। मैं इस बयान को कोई संजीदा बयान नहीं समझता। ये एक पॉलिटिकल उनका गिमिक है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की एक कोशिश है। कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है जिसके तहत वो इस वक्त हमारी पार्टी को तहलील करवा सकें या उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवा सकें। हाँ, अलबत्ता अगर हम थोड़ी सी संजीदगी से गौर करें तो रुमेता शेट्टी और बैरी स्नैप्स की तरफ से जो फंडिंग आई थी फॉरेन फंडिंग केस में, और इनके खिलाफ एक फ़ैसला मौजूद है, इनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर मनसूख करवाई जा सकती है इलीगल फ़ंड लेने के लिए और उन फंड्स को गलत इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारे खिलाफ तो ना कोई ऐसा मवाद मौजूद है, ना कोई ऐसी कोई कंटेंशन है। तो ये फवाद चौधरी साहब के बयानात तक और इमरान खान को राज़ी करने की कोशिश ज़रूर है। वो लगे रहे, वो उनका राइट है, ही हैज़ राइट टू हिज ओपिनियन, ज़रूर ऐसी बातें करते रहें। कानूनी तौर पे ये आर्गूमेंट फ्लॉड है, इसका कोई कानूनी वजन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म। देखना है कि उम्मीद का सूरज तुलू होता है या मामलात जो हैं वो मज़ीद पेचीदा होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे अगले 2 मेहमानों से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि सियासी तौर पर अभी भी, तारड़ साहब तो कहते हैं वो वक्त गुजर चुका है कि जब साथ बैठ के कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया जाए, क्योंकि जब हम कहा करते थे तो हमें जेलों में पकड़ के बंद किया गया। अब कोई बिठाएगा इनको या फिर यहाँ से मामलात और मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी ये साफ वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात ना हुए तो फिर वो सड़कों पर आएंगे। लेट्स टॉक राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। आपने सुना कि अताउल्लाह तारड़ साहब यानी कि हुकूमत एडमेंट है कि जो उन्होंने फैसला किया, जैसे कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ये कहना था कि इंतखाबात तो ज़रूर होंगे लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें ये इंतखाबात नहीं हो सकते। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, अब वो कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले किसी और से मिलने की ज़्यादा ख्वाहिशमंद थी। अब जब वो ख्वाहिश जो है उस ख्वाब की ताबीर ना हो सकी तो अब उन्होंने सियासी जमातों का रुख किया है। एंड यू नो दे आर ऑन दैट स्प्री जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब अब मुख्तलिफ जमातों से मुलाकातें करेंगे। आप समझते हैं देर आए दुरुस्त आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए, वो ठीक है, लेकिन ये पहले होना चाहिए था। लेकिन जब जो असल मकसद है, जो हम सारे चाहते हैं और जो हम पिछले 6 महीने से शोर डाल रहे हैं कि जनाब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का जो मीडिएशन एफर्ट है रिकंसिलिएशन का बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन मीन द पीटीआई, तो वो उसको कामयाब होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर हमने बार बार ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, इनकी ये खुद एहसास जिम्मेदारी जो है वो उसको दिखाएं और ये खुद बैठें और बैठ के जितने अपना पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है, इलेक्शन का रोड मैप है, इकोनॉमी का रोड मैप है, वगैरह वगैरह, सब बैठ के एक नेशनल कंसेंसस बनाएं। अच्छा, और ये हम 5-6 महीने से कह रहे थे, लेकिन अब क्या है कि जब ये दोनों मामले नाकाम हो गए हैं तो फिर थर्ड पार्टी ने टेक ओवर कंट्रोल कर लिया, थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट, और वो क्या है, वो अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और अभी ठीक है, अभी ये अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। लेकिन मकसद हमारा ये था कि गवर्नमेंट के साथ बैठे ना, वो उन्होंने नहीं किया लोग। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज बताएं, क्या बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का सऊदी अरेबिया का विजिट है, जिसमें ये कहा गया है कि शाही खानदान ने न सिर्फ उनको बुलाया, मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ से जाएंगी, शायद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी मदऊ किया गया है, और इससे कबल आपको पता है कि इलेक्शन के हवाले से वो अलग मामलात हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हों, वो अलग बातें हैं जो पंजाब के पहले अगर हो गए तो फिर नेशनल असेंबली का क्या होगा, जो इंतखाबात का जिक्र है। लेकिन ऑल इन ऑल जो सारी बात है उसका क्रक्स ये है कि मरियम नवाज साहिबा जब इस बात पर डटी रही हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नून लीग भी मुस्तकिल ये कह रही है कि तराजू के पलड़ों को बराबर होना होगा, फिर इंतखाबात होंगे, एंड देन कम्स द सऊदी विजिट। आर यू अटैचिंग टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट, या इट्स जस्ट अ विजिट? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो पहली बात है कि अभी ये घंटा पहले ये खबर ब्रेक हुई है, हमारे मोहतरम हफीजुल नाजी साहब ने उन्होंने भी ट्वीट किया है अपना सोशल मीडिया पे, तो इसके जो फुल डायनामिक्स हैं वो तो अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, वन कैन से कि शरीफ फैमिली, एवन फील्ड और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब ये सारे उधर जा रहे हैं, तो ज़रूर इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, इन द सेंस क्योंकि मादी में भी जब शरीफ फैमिली जो है वो गई है जनरल मुशर्रफ के दौर में, द लेफ्ट पाकिस्तान, तो वो सऊदी अरेबिया गए थे, वापस भी जब आए थे 2007 में, जब NRO और ये तमाम चीजें थी, तब भी सऊदी अरेबिया से नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आए थे। एक तो ये, और दूसरा दो चीजें मेरे ज़हन में और आती है। एक तो ये हो सकता है कि जो लॉन्ग अवेटेड कंफर्मेशन है फ्रॉम द सऊदीज कि कोई वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल बेल आउट का जो मामला चल रहा है, कमिटमेंट है $4 अरब की, शायद वो इस फैमिली की प्रेजेंस के अंदर वो ऐलान करें जब ये सारे वहाँ पे उस विजिट का एक मेन वो भी उसका जो एलामिया हो, शायद उसमें भी ये एक रिजल्ट सामने आए। और तीसरा, आई डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी के सऊदी देखें वो बड़े दे द क्लोजेस्ट विद पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो मॉनिटर वो देखने के क्या पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं, एक आईनी बहरान भी है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द सऊदीज में ट्राई टू सॉर्ट ऑफ, मैं मीडिएट के लफ्ज तो नहीं कहूंगा, लेकिन दे मे लाइक टू गिव देयर माइंड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द शरीफ के भी पाकिस्तान के हालात जो हैं आप उनको नॉर्मलाइज करें, किस तरीके से नॉर्मलाइज करना है। आई थिंक दे आर वेरी वेल ब्रीफ्ड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन पाकिस्तान
रेफरिंग टू द सऊदी एम्बेसडर और बाकी लोग जो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, तो इसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि वो इस बात पे भी कि वो भी रिकंसिलिएशन में या पाकिस्तान में हालात को नॉर्मलाइज करने में शायद वो भी अपना लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मामला तो थोड़े से डिफरेंट हो गए ना। वो पहले नॉर्मलाइज करने के लिए जो माजी में भी सऊदी किरदार अदा करते थे, वो जिनके साथ करते थे, अब तो वो न्यूट्रल हो गए, उनका तो कोई अमल दखल नहीं है, तो अब कैसे होगा ये सब कुछ? नहीं देखें, वो मेरा ख्याल है दैट विल नॉट मैटर। जो मेन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इट डज। वो इमरान खान साहब से तो नहीं कहेंगे ना कुछ? मैं बताता हूँ। देखिए, वो जो दौर था ना, उस वक्त देयर वाज अ मिलिट्री गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। अभी देयर इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी आपके आफ्टर ये भी सर, हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो माजरत के साथ पिछली हुकूमत का भी सुना था कि वो डेमोक्रेटिक है। अब आप देखें ना, जो पिछले आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें करके फिर जो अहवाल सामने आते हैं, उससे तो मतलब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि काम क्या था और मतलब जिम्मेदारियां या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और कर क्या रहे थे। देखें, जहां तक हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है, उनके जाहिर बात है जो भी हालात हों, हमेशा एक बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप ताल्लुकात, बिल्कुल हमारा एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप है सऊदीज के साथ। अच्छा। उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो हमारा तो हर दौर में उनके साथ ब्रिगेडियर साहब, हमारे इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस वक्त मुलाकातें भी कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह महमूद कुरैशी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो मामलात हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि एक तरफ आप लोगों ने कहा है कि 90 रोज में अगर इलेक्शन ना हुए तो सड़कों की तरफ आएंगे, और एक तरफ आपने सियासी राब्तों का आगाज कर दिया है। क्या इन सियासी राब्तों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की गवर्नमेंट भी शामिल है? माल कर रहे हैं हम, तो राब्ते कर रहे हैं उन जमातों से, उन तबकात से जो आइन को महफूज करना चाहते हैं, जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। उन्होंने तो आइन पर वार किया है, वो तो आइन की जो रूह है उसकी नफी कर रहे हैं। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है, जो 97 की अपनी तारीख है उसको दोहरा रहे हैं। उनसे राब्ते करने का क्या मकसद है? हाँ, अगर पीपल्स पार्टी वाले आइन के दिफा के लिए सामने आए, जैसे कि एतजाज एहसन बात कर रहे हैं, रतीफ खोसा कर रहे हैं, तो और बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले, मैंने तो यही कहा, सितम ज़रीफी देखिए कि भुट्टो ने आइन दिया और भुट्टो को नवासा, उस आइन को दफना रहा है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, एक नीड ऑफ अ ग्रैंड नेशनल डायलॉग तो है ना। ये मामलात इस तरह तो मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। नेशनल डायलॉग बिल्कुल है, पर नेशनल डायलॉग आइन से बालातर तो नहीं हो सकता ना। आइन की अंदर रहते हुए होगा ना। पूरे मुल्क का निजाम आइन के गिर्द घूमता है ना। आपकी मुकन्ना हो, आपकी जुडिशरी हो, आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस, जितने भी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, वो आइन उनको रेगुलेट करता है ना। अगर आप आइन की नफी कर दें तो फिर आप क्या बात करेंगे? आइन की नफी करना तो जमहूरियत की पीठ पे छुरा घूमने के मुतरादिफ है ना। तो कुरैशी साहब, आपने ये भी देखा जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और हुकूमत ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर एक स्टैंस लिया हुआ है कि वो इन प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट करेंगे और वो नमते इन प्रोसीडिंग्स को, इस बेंच की तशकील को। आप इस टकराव को कैसे देख रहे हैं? कहां तक जा सकता है? बड़ी वाज़ेह बात है। हुकूमत ने अगर ये पोजीशन ली है तो हुकूमत कह रही है कि हम पाकिस्तान के आइन को नहीं तस्लीम करते। वो कह रहे हैं कि हम 73 के आइन को दफन करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, ये कह रही है। अगर वो कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को, हम एक दफा फिर उस पर हमलावर होंगे, अगर वो ये कह रही है तो वो जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रही। इनफैक्ट वो जमहूरियत को डीरेल करने पर तुले हुए हैं। अच्छा, और शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने ये भी देखा कि आज बड़ा दो टोक एक और वाज़े मौक़िफ़ आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं इंतखाबात वो चाहते ज़रूर हैं, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं हैं। एंड यू नो दैट दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि वो तराजू का पलड़ा जब तक बराबर नहीं हो जाता, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। हालात तो तब तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक वो उनको ये तसल्ली नहीं होगी कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं। अब इलेक्शन जीतने के लिए जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं, उन इक़दामात से तो पूरी कौम मुतनफ़िर हो चुकी है। मईशत वो नहीं संभाल सके, सियासी इस्तेहकाम वो नहीं दे सके, दहशतगर्दी जो है एक दफ़ा फिर सर उठा रही है। ठीक है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज उनके यहाँ जो है इस दौर में जो है वो मुतासिर हो रहा है। आप देखें ना, जो सेटल्ड इश्यूज हैं उनको ज़ेरे बहस ले आए। अब जो
इसहाक डार साहब ने सेनेट में खड़े होके अपना जो आपके जो एटमी असासे हैं उन पर बात की, भाई उसकी क्या जरूरत थी? बात हो रही है IMF के साथ मुआहदे की और आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने कोई उसका नोटिस नहीं लिया। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर सेनेट में दावत देते हैं मुज़ाकरात की और नवाज शरीफ साहब लंदन से कह देते हैं कि बिल्कुल हम PTI से इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो तजादात हैं और इस वक्त PDM के अंदर इंतशार है। एक तरफ कहते हैं हम PDM है और हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहते और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने और नून ने पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा अपना पंजाब में बिलखुसूस अपना इलेक्शन की दरखास्तें जमा कराई हैं, जांच पड़ताल करवाई है। ये देखिए ना, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अच्छा, अगर आपने इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है तो दरखास्तें क्यों दी थी आपने? अच्छा कुरैशी साहब, एक चीज़, क्योंकि जाहिर है आप पाकिस्तान की सियासत को अच्छी तरह से समझते हैं, फॉर सेंस टू प्रिवेल एंड एवरीवन टू सिट डाउन, कौन है वो जो सबको मिलाकर बिठा सकता है? जो पहले मतलब बिठाया करते थे वो तो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही आप सबकी नजरें हैं कि वो ही रिलीफ फराम कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था, मैं अदालत में मौजूद था, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके आइए। उन्होंने कहा था कि आप डायलॉग आपस में सियासतदान बैठ के करें और अगर आप खुद बात तय कर लेते हैं तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप खुद भी तय नहीं करते तो फिर हमें आइन की रूह के मुताबिक फैसला करना होगा। वो तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनके अंदर रब्त नहीं है। मौलाना फजल रहमान कुछ चाहते हैं, नून लीग का अपना एजेंडा है, पीपल्स पार्टी के अपने इरादे हैं, बज़ाहिर एक है और अंदर से एक है भी नहीं। थैंक यू सो मच शाह महमूद कुरैशी साहब फॉर बीइंग विद अस। कराची आए हुए हैं जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते किए जा रहे हैं। अब देखना है कि कल मामलात क्या होते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। डायलॉग की बातें अब दोनों अतराफ़ कहते ज़रूर हैं कि हाँ मिल बैठ कर करने चाहिए हैं, लेकिन वो जो पहल है या कौन बिठाएगा, मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातें इस वक्त सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ब्रिगेडियर साहब से कहते हैं कि जिसका इंतज़ार है क्या वो इंतज़ार कभी ख़त्म होगा या कम से कम इस रजीम में हमें ख़त्म होता नज़र नहीं आता। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ इन फोकस हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सुन लिया, अताउल्लाह तारड़ साहब जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातें भी इसी प्रोग्राम में उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये जो जिस तरह से मामलात हैं इस वक्त आला अदलिया के, वो भी उन लोगों को कबूल नहीं है, इंतखाबात भी अभी नहीं कराने हैं। अच्छा, अदलिया भी मुनकसिम है, माशरा भी मुनकसिम है, इदारे भी मुनकसिम हैं, क्या कहीं जमहूरियत जो है इसको आपको लग रहा है कि कहीं खतरा हो सकता है? क्योंकि ये बातें भी बड़ी हो रही हैं। नहीं, आपकी बात सही है, इस किस्म के शकूक और शुबात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो ऐसी नौबत आए कि हमारा टोटल पॉलिटिकल कोलैप्स हो जाए या कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो जाए। अल्लाह ना करे कि वो नौबत वहां तक पहुंचे। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, कल एक वेरी इंपॉर्टेंट डे है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसी सूरत हाल सामने ले आए जो कि ठीक है, उन्होंने PDM ने बॉयकॉट तो किया है 3 मेंबर बेंच को और कहा है कि जी हम तो उनके फैसले को भी नहीं मांगेंगे, लेकिन अब इट ऑल डिपेंड्स कि चीफ जस्टिस साहब अपनी जो एक बड़ी जो विजडम है, अपनी विजन है, अपनी जो महारत है, उनकी जो मैं समझता हूँ कि अपनी ग्रेटफुलनेस है, वो देखते हैं कि वो कैसे अपने सामने लेके आते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि एक Catch-22 सिचुएशन में हम पाकिस्तानी अवाम हम तो फंस गए हैं। उसकी वजह ये है कि अगर उनका फैसला आता है बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कि जनाब इलेक्शन होंगे, जिस तरह उनका 1 मार्च का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर PDM ऑब्वियसली उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, वो नहीं मानेंगे तो फिर वो भी जारी बात है, खप पड़ेगी, इंतशार और बढ़ेगा। अच्छा। और अगर फैसला नहीं आता, ठीक है ना जी, तो फिर ये लॉयर्स भी तैयार हैं और PTI वाले उन्होंने भी ऐलान किया कि वो भी तैयार है, तो फिर हमारे लिए एक और chaos पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात करना चाहता हूँ। जी जी, मैंने फर्स्ट टाइम आज सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही शरारती एंगल देखा जो कि दिया गया है, और वो बाय यंग सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। आप कहें इतने भी वो बच्चे नहीं हैं, 2-3 साल से हम उनको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि देखें, हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी
अपना हाई कोर्ट के, अदलिया के किसी लेवल पे कभी हम लसानियत की बात नहीं करते, कभी हम एथनिक बैकग्राउंड की बात नहीं करते, कभी हम सुपाहियत की बात नहीं करते, लेकिन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेकर और इस तरह की बातें की गई। मुझे याद आ गया 35 साल हमने फौज में नौकरी की है, खुदा की कसम नादिया कभी हमारे ज़हन में ख्वाब ख्याल में भी नहीं आया कि लसानियत कोई चीज होती है और एथनिसिटी टाइप चीज भी कोई होती है। शरारती एलिमेंट जो है ना, ये बात इनको बात आना चाहिए, शरारत नहीं करनी चाहिए। आप आग को बुझाएं, आप आग ना लगाएं, मजीद आग ना लगाएं। अच्छा, अब ये तो आग जो बुझानी है वो तो मतलब जो तमाम आइज यू सी आर ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टुमारो। लेट्स सी कि वो किस तरह से उम्मीद का सूरज जो है वो तुलू होगा या मामलात और पेचीदा होंगे। जैसे कि मैंने कहा, मुजम्मिल सोहरवर्दी ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं मुजम्मिल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये सारे मामलात, हुकूमत एक तरफ, अदलिया एक तरफ और बहुत टकराव की कैफियत, मामलात कहाँ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सारा मामला डिफ्यूज कर दें कल सुबह आके फुल कोर्ट बनाने का ऐलान करके, और कहें कि जी इसकी जो समाअत है वो फुल कोर्ट करेगा, और मेरे ख्याल में ये जो सारा बहरान है ये खत्म हो जाएगा उनके एक फैसले की रोशनी में, और 15 जजेस बैठकर जो भी फैसला करेंगे वो पूरी कौम को कबूल होगा, क्योंकि हुकूमत भी कह रही है मुझे फुल कोर्ट कबूल है, इमरान खान भी कह रही है मुझे फुल कोर्ट कबूल है। तो जब सारे फ्रीकैन फुल कोर्ट पर मुत्तफिक हैं तो मेरे ख्याल में इस तनाज़े और इस बहरान को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस को बड़ा दिल करना चाहिए और कल 15 जजेस का फुल कोर्ट बना देना चाहिए। जो फुल कोर्ट फैसला करेगा वो पूरी कौम मान लेगी। सवाल इस वक्त ये है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कह रहे हैं कि वो सू मोटो गलत लिया गया और हाई कोर्ट्स को तारीख देने का ऐलान होना चाहिए, तभी आप कह रहे हैं। अच्छा, तो अब ये कलेक्टिव विजडम ही इसका फैसला कर सकता है। आपकी प्रेजेंस से जरा फायदा में कलेक्टिव विजडम यही होगा कि वो दोबारा हाई कोर्ट्स को कहेंगे कि आप फैसला करें। आप तो मतलब मुजम्मिल आप कह रहे हैं, आप तो फैसला भी सुना रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आपकी प्रेजेंस से जरा हम इस्तिफादा हासिल करें। ये तो फरमाइएगा कि क्या सऊदी अरब से नवाज शरीफ साहब वापस यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं या फिर वापस लंदन चले जाएंगे? वापस लंदन चले जाएंगे, अभी नहीं आएंगे। अभी नहीं है। तो ये तराजू का पलड़ा बराबर कैसे होगा? तराजू का पलड़ा जब बराबर होगा तो पूरी कौम को नजर आ जाएगा। जब सबकी पिटिशनें बराबर सुनी जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जमात का रिव्यू आप एक साल ना सुने और किसी की पिटिशन रात को लगा दें, सुबह अगले दिन सुबह लगा दें। अच्छा। जब किसी के लिए रात 8 बजे तक कोर्ट खुली होगी और किसी का रिव्यू पिटिशन जो है एक साल नहीं लगेगा, तो पलड़े बराबर नजर आ जाएंगे। अच्छा, अब ब्रिगेडियर साहब को लास्ट कमेंट देने दें। उन्होंने तहम्मुल से सुना, उन्होंने तहम्मुल से आपको सुना। लास्ट कमेंट्स ब्रिगेडियर साहब बिफोर आई क्लोज द शो। देखिए जी नादिया साहबा, 10 अप्रैल जो है 8 दिन बाद पाकिस्तान की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का वो 50 इयर्स है, ठीक है ना जी। तो ये अब बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, या फिर ये है कि हम सियासी मसलत या कोई और पार्टी मसलत उसमें पड़ जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो 3 मेंबर बेंच बनाए, चाहे वो फुल बेंच बनाए, he is the boss, he is the man in charge of the Supreme Court। तो मुझे क्लैरिटी बड़ी इसमें पूरी क्लैरिटी है। वो जो भी बेंच बनाए, वो जो भी फैसला दे, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। बात बड़ी सिंपल सी। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात की, न सिर्फ इस इदारे की बल्कि दीगर जो इदारे हैं जो उन्होंने अपने हमेशा आईनी रोल से तजावुज़ किया है, वो भी अब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने के लिए तैयार हों, क्योंकि सो मच हैज़ कम इन द पब्लिक स्पेस फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपका भी, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपका भी। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ऑल आइज ऑन द सुप्रीम कोर्ट टुमारो। लेट्स सी इफ सैनिटी इज़ गोइंग टू प्रिवेल या फिर मामलात यहाँ से और ज़्यादा गंभीर होते चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।